कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 5, जिसका शीर्षक है अपराजिता। जैसा कि शीर्षक के नाम से ही स्पष्ट है, अपराजिता यानी जिसने कभी हार न मानी हो। इस पाठ में लेखिका शिवानी जी ने एक ऐसी अद्भुत साहसी महिला के अदम्य साहस की बात की है, जिसने अपने विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया है। हमारे देश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी, बहुत से ऐसे कलाकार, ऐसे पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद, दिव्यांगता के बावजूद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम फहराया है। आइए आज हम पाठ को पढ़ने से पहले ऐसी दो हस्तियों के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सुधा चंद्रन जी के बारे में जानते हैं। सुधा चंद्रन एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना है। सुधा चंद्रन का जन्म केरल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें नृत्य का बहुत शौक था। 3 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की आयु तक इन्होंने 75 स्टेज शो दिए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की अवस्था में ही एक बस दुर्घटना में इनका एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया और इनके पैर में गैंग्रीन नामक संक्रामक बीमारी हो गई, जिससे डॉक्टरों ने इनके पैर को काटने की सलाह दी और अंत में इनकी जान बचाने के लिए इनके माता पिता को भी पैर कटने की मंजूरी देनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि एक पैरों के साथ चलना भी कितना दुभर होता है, लेकिन सुधा ने हिम्मत नहीं हारी और एक कृत्रिम पैर के सहारे ही उन्होंने नृत्य का कठिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2-3 वर्षों के कठिन अभ्यास के बाद उन्होंने भारत की मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में अपना नाम स्थापित कर लिया। उनकी इस जोश, इस जुनून पर एक फिल्म बनी मयूरी, जो कि तेलुगु भाषा में थी। इस फिल्म की सफलता के बाद हिंदी में भी एक फिल्म बनी नाचे मयूरी, जिसमें स्वयं सुधा ने ही इन दोनों फिल्मों में अपना अभिनय किया और अपना रोल उन्होंने खुद निभाया। सुधा एक बहुत ही सफल अभिनेत्री और कुशल नृत्यांगना बनी। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपने कार्य क्षेत्र में आड़े नहीं आने दिया। उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए अब हम अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक भारत की राष्ट्रीय पूर्व वॉलीबॉल चैंपियन और भारत की प्रथम दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही खेल कूद का बहुत शौक था, लेकिन इनका जीवन सामान्य चल रहा था। तभी लखनऊ से दिल्ली आते हुए ट्रेन में इनके गले की सोने की चैन खींचने का प्रयास कुछ शातिर अपराधियों ने किया। अरुणिमा के विरोध करने पर उन अपराधियों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य देखिए कि दूसरी पटरी पर भी ट्रेन आ रही थी, जिससे टकराकर अरुणिमा बीच की पटरी पर गिर गईं और इनका एक पैर ट्रेन से कट गया। लेकिन पैर कटा, अरुणिमा की हिम्मत नहीं और उन्होंने अपने जोश को नहीं जाने दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो एक पैर के सहारे ही अपने लक्ष्य को हासिल करेंगी और 6 महीने तक तो वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहीं, लेकिन उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की और 2013 में ही उन्होंने 2 वर्षों के कठिन मेहनत और साहस के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 29,028 फीट है, वहां तिरंगा फहराकर देश ही नहीं
बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अरुणिमा अब तक दुनिया की सर्वोच्च 6 चोटियों पर भारत का तिरंगा लहरा चुकी हैं। उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अरुणिमा को ब्रिटिश के एक विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से दिव्यांगता को पछाड़ते हुए, दिव्यांगता को पराजित करते हुए अपने दृढ़ निश्चय और साहस के साथ लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आइए अब इस पाठ की रचनाकार हम शिवानी जी के जीवन के बारे में जानते हैं। शिवानी जी, गौरापंत शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 को गुजरात के राजकोट में हुआ। यह एक हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत में भी बहुत रुचि थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में 14 फेरे, कृष्णकली, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा और यात्रिक प्रमुख हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म पुरस्कार प्रमुख है। इनका निधन 21 मार्च सन 2003 को हो गया। तो बच्चों, लेखिका के जीवन परिचय के बाद हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझते हैं। देखिए, जैसे कि पहला शब्द है जिजीविषा, जिसका अर्थ है जीने की इच्छा। दूसरा है फेलोशिप। फेलोशिप यानी शोध छात्रों को, रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। तीसरा शब्द है बायोडाटा। बायोडाटा आप जानते हैं, जिसमें हम अपने पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन का पूरा विवरण लिखते हैं, उसे हम बायोडाटा कहते हैं। अगला शब्द है यातनाप्रद यानी कष्ट देने वाला। अचल यानी जो चल नहीं सकता, निष्क्रिय हो, उसे हम अचल कहते हैं। अगला शब्द है देखिए आभामंडित, यानी जिसके चेहरे पर प्रकाश हो, तेज हो, उसे हम आभामंडित कहते हैं। अर्थ है तेज से भरा हुआ। जिरहबख्तर, लोहे की कड़ियों से बना हुआ एक कवच, जो कि पोलियोग्रस्त या लकवाग्रस्त व्यक्ति को पहनना होता है, पहनाया जाता है। अगला है आर्थोपेडिक, यानी हड्डियों से संबंधित चीज को हम आर्थोपेडिक कहते हैं। छत विच्छत यानी बुरी तरह से घायल। पोलियो एक संक्रामक बीमारी का नाम है। पोलियो जिसको हम बोलचाल की भाषा में लकवा भी कहते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम अपना पाठ पढ़ते हैं। लेखिका के ही शब्दों में पाठ अपराजिता, और देखते हैं कि इस पाठ की मुख्य किरदार चंद्रा ने किस तरह से अपनी कमियों पर विजय हासिल करके अपने लक्ष्य को हासिल किया और सही मायने में अपराजिता कहलाई। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसके सामने हमारे अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तब हमें लगता है कि उस विधाता ने भले ही अकारण असमय कभी हमें दंडित किया हो, लेकिन हमारे किसी अंग को हमसे दूर करके उससे वंचित तो नहीं किया। लेकिन कौन हम में ऐसा मानव है जो अपने दुख की घड़ी में विधाता को नहीं कोसता। लेकिन यह लड़की जिसको नियति ने कठोर दंड दिया है, लेकिन फिर भी वह आनंदमयी मुद्रा में हंसते हंसते उसे झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता मेरे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। पहली बार मैंने उसे उसकी शानदार कोठी के सामने कार से उतरते हुए देखा था। एक प्रौढ़ा कार से उतरी और व्हील चेयर खोल कर रखकर भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण एक दूसरी महिला, जिसने अपने शरीर के निचले निर्जीव धड़ को धीरे धीरे बड़ी दक्षता के साथ उतारा और बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर में बैठकर भीतर चली गई। फिर तो
नित्य नियत समय पर लेखिका उसके आवागमन को देखती और देखकर अचंभित हो जाती। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की लेखिका को देवी के समान दिखाई देती। लेखिका चाहती हैं कि उनकी यह पंक्तियां वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिससे उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले उनकी बहन के यहाँ हुई थी। वह युवक IAS का परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय स्टेशन पर चाय लेने उतरा और ट्रेन चल पड़ी। चाय के कुल्हड़ के साथ ही उसने ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु प्रयास विफल रहा और वह पटरी के नीचे गिर पड़ा। उसका प्राण तो बच गया, लेकिन एक हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन एक हाथ खोकर ही उसने जीवन से हार मान ली और दर्द भुलाने के लिए नशे की दवाइयाँ खाने लगा और फिर नूर मंजिल की शरण ली। नूर मंजिल अर्थात मानसिक रोगियों का अस्पताल। इधर यह चंद्रा, जिसके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण है, निर्जीव है, लेकिन चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। प्रतिपल प्रतिक्षण उत्साहित, जीने की जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। कभी कहती कि मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या वहाँ ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगी कि मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी क्या? कभी कहती, मैडम, आप बताती हैं कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में काम करते हैं, उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर बताएंगी कि वहाँ की कोई फेलोशिप मुझे मिल सकती है क्या? मैं सोचती कि एक छोटी चोट, मोच या हड्डी टूट जाने पर ही हमारे प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे विपत्ति का आसमान ही हमारे ऊपर टूट पड़ा हो। और यहाँ यह लड़की, जिसका पूरा निचला धड़ शून्य है, लेकिन बूटी बूटी फड़कती है, हमेशा काम करने के लिए उत्साहित रहती है, मशीन की तरह खटखट, ऐसा लगता ही नहीं कि वो लड़की दिव्यांग है। चंद्रा बताती हैं कि मैडम, मैं कोई सामान्य सा भी सहारा किसी से नहीं लेना चाहती। आप तो देखती हैं कि मेरी कार मेरी माँ को चलानी पड़ती है, इसलिए मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिससे मैं अपने निर्जीव पैरों को सजीव अस्तित्व दे सकूं। फिर उसने तरह चित्र दिखाकर लेखिका को दिखाए कि देखिए मैं किस तरह से अपने कार्य को अपना निचला धड़ उठाए बिना ही सुगमता के साथ कर लेती हूँ। अपने प्रयोगशाला में सुगमता से सभी चीज़ों को उठा लेती हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन इस पटुता के पीछे 25 सालों का कठिन संघर्ष, कठिन साधना थी। चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने अभी तक संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार ही मिलते हुए सुना था, लेकिन आज यह डॉक्टरेट भी माँ और पुत्री दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि चंद्रा की इस सफलता के पीछे उनकी माँ टी सुब्रमण्यम का 25 वर्षों का कठिन संघर्ष, उन्होंने अपने सभी सुखों का त्याग करके पुत्री की पहिए लगी कुर्सी के पीछे पीछे संघर्ष किया। इस संघर्ष का सुखद अंत तब हुआ जब सन 1976 में चंद्रा को उनके विषय माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम लेखिका से बताती हैं कि जब सामान्य ज्वर के चौथे दिन ही चंद्रा को पक्षाघात हुआ और उसके गर्दन से नीचे का धड़ निर्जीव, निष्क्रिय हो गया, अचल हो गया। यह देखकर घर में सभी लोग भयभीत हो गए। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में जवाब दिया कि अब आपकी पुत्री का गर्दन से नीचे का शरीर नहीं हिल सकेगा,
आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। यह कहते कहते शारदा सुब्रमण्यम का गला अवरुद्ध हो जाता है, भर जाता है। वह धीमे स्वर में कहती हैं कि उस समय तक मेरे गर्भ में इसका भाई भी आ चुका था, लेकिन मैंने कभी भी परमात्मा से इसके लिए यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। मैंने सदा ही इसके जीवन की भीख मांगी। बेंगलोर के एक प्रख्यात आर्थोपेडिक के बारे में जानकारी मिली। 1 वर्षों तक चंद्रा का कष्ट साध्य उपचार चला और अचानक ही एक दिन उसके शरीर के ऊपरी भाग में गति आ गई। नन्ही उंगलियां माँ को बुलाने लगी। फिर तो शारदा सुब्रमण्यम ही अपनी बेटी की स्कूल बनी। धीरे धीरे सहारा देकर उसे बैठाना शुरू किया। पुत्री की मेधावी विलक्षण बुद्धि को देखकर वह अचंभित हो जाती। ऐसा लगता जैसे स्वयं सरस्वती उसके जिह्वाग्र पर आकर बैठ गई हों। फिर तो शारदा सुब्रमण्यम को बेंगलोर के माउंट कार्मेल स्कूल में प्रवेश के लिए लगभग धरना ही देना पड़ा। मदर ने कहा कि मिसेस सुब्रमण्यम, आपके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन आपकी पुत्री की व्हील चेयर को लेकर कौन पीरियड दर पीरियड परिक्रमा करेगा। मिसेस सुब्रमण्यम ने कहा कि आप मैडम प्रवेश दीजिए, मैं अपनी पुत्री की पहिए लगी कुर्सी के साथ पीरियड दर पीरियड परिक्रमा करूंगी। चंद्रा ने फिर सभी कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किए। बीएससी और प्राणी शास्त्र में एमएससी कर बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में रिसर्च साइंस इंस्टीट्यूट में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में 5 साल तक बड़ी धैर्य, लगन और निष्ठा के साथ शोध कार्य किया। फिर तो उनके माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर ऐसी मंगवाई जिसमें बैठकर चंद्रा अपने सारे काम सुगमता से स्वयं कर लेती। जिरह बख्तर से जकड़ी चंद्रा मुस्कुराती हुई लेखिका को ऐसी लगती जैसे कि रण क्षेत्र में छत विछत राणा सांगा का शरीर और मुख उनका आभा मंडित। चंद्रा लेखिका से अपनी कुछ कविताएं दिखाते हुए कहती हैं कि मैडम, आप तो कविताएं लिखती हैं, देखिए इन कविताओं में कुछ दम है क्या। जब लेखिका ने उनकी कविताएं देखी तो लेखिका की आंखें भर आईं, क्योंकि जो दर्द, जो पीड़ा चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी, वो पीड़ा उन कविताओं में अनायास ही झलक आई थी। चंद्रा ने कुछ कढ़ाई सिलाई के नमूने भी दिखाए। ऐसा लगता उनके काम को देखकर जैसे उनके हाथ पैरों का भी काम करते हैं। चंद्रा को भारतीय और पाश्चात्य दोनों संगीत में रुचि थी। अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर चंद्रा ने लेखिका को एल्बम दिखाई, जिसमें प्रधानमंत्री को सलामी लेती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेती डॉक्टर चंद्रा, लेदर जैकेट में बैसाखियों के सहारे डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, स्वर्ण गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली पहली दिव्यांग बालिका थी डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा एक शल्य चिकित्सक बनना चाहती थी। सभी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक आने के बाद भी वह शल्य चिकित्सक नहीं बन पाई। उन्हें कहा गया कि उनका निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए वह डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में कहते हैं कि मुझे यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं कि जो चिकित्सा ने खोया वह विज्ञान को प्राप्त हुआ, क्योंकि चंद्रा एक मेधावी थी। डॉक्टर चंद्रा जो एल्बम दिखा रही थी, उसके आखिरी पृष्ठ पर उनकी जननी का एक बड़ा सा चित्र, जो जेसी बेंगलोर द्वारा
एक पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, वीर जननी का पुरस्कार। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में माँ और पुत्री दोनों की व्यथा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नाकों में हीरे की लौंग, बालों में पुष्पवेणी और उनके अधरों पर विजय का उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। लेखिका के कानों में उनकी कही बात आज भी गूंज रही है कि ईश्वर सब दरवाजे बंद नहीं करता, एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा अवश्य खोल देता है। आशा है बच्चों आप सबको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ को समझने के बाद कुछ प्रश्नों के द्वारा जानते हैं कि आपने पाठ को कितनी अच्छी तरह से समझा है। तो बताइए, पहला प्रश्न है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? आपको समझ में आ गया, क्योंकि लखनऊ का युवक अपना एक हाथ खोकर ही अपने जीवन से हार मान बैठा, जबकि दूसरी तरफ चंद्रा, जिसका निचला धड़ पूरा निर्जीव था, लेकिन साहस, उत्साह, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक अपने नकारात्मक विचारों से उबरकर निकलकर सकारात्मक विचारों के साथ चंद्रा की उन पंक्तियों को पढ़े। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि जो दर्द चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखा, उसकी कविताओं में झलक रहा था। तीसरा प्रश्न है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ 25 वर्षों तक कठिन साधना की। 25 वर्षों तक अपने सुख का त्याग करके पुत्री की पहिए लगी कुर्सी के साथ साथ उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। आइए अब हम करते हैं इस पाठ की भाषा की बात, और उसमें सबसे पहले जानते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य आप सब लोग जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को जानें। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है, सचिन आया। अब जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण है, सचिन आया, तो किसके बारे में बात हो रही है? सचिन के बारे में। तो इसलिए सचिन इसमें उद्देश्य है, और आया यानी उद्देश्य के बारे में बात हो रही है तो आया विधेय हो गया। ठीक है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, कल विद्यालय बंद रहेगा, तो कल विद्यालय उद्देश्य हो गया, बंद रहेगा विधेय हो गया। तो जहां पर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय या एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। इसमें 2 सरल वाक्यों को किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे कि और, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन। इस तरह के योजक शब्दों के द्वारा 2 सरल वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है, ये एक सरल वाक्य है, और मन लगाकर पढ़ता है, ये भी एक सरल वाक्य है। यहाँ हमने इसको और योजक के द्वारा जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया है? बिल्कुल सही, संयुक्त वाक्य बन गया है। अब आइए हम मिश्र वाक्य को समझते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। देखिए, जैसे जब जागो तब सवेरा। जब जागो इसमें प्रधान उपवाक्य है और तब सवेरा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जो परिश्रमी है वह सफल है। इसमें जो परिश्रमी है वह प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित है वह सफल है। तो आपको वाक्य के बारे में, वाक्य के भेद के बारे में समझ में आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं इस पाठ में आए प्रत्यय और उपसर्ग की।
बच्चों प्रत्यय जो शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द का अंश, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए यातना धनप्रद बराबर यातनाप्रद। इसी तरह जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या विशेषता ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए उदाहरण, प्र एक शब्दांश है जो दान में जुड़कर प्रदान शब्द बनाता है, नया शब्द बनाता है। इसी तरह अब एक शब्दांश है। आइए अब हम निपात शब्दों की बात करें। ऐसे अव्यय जो किसी पद के साथ आकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। यह वाक्य में कहीं भी रखे जा सकते हैं, जैसे कि पर, भर, ही, तो आदि। उदाहरण देखिए, इसके जीवन से तो मौत भली। देखिए ऐसा भी वाक्य हो सकता है कि इसके जीवन से मौत भली, लेकिन तो शब्द के आने से, तो के आने से इस वाक्य पर जोर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा। इसको हम बोल सकते हैं मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन भी, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, भी के आने से इस वाक्य पर बल पड़ रहा है। तो इस तरह के शब्दों को हम निपात शब्द कहते हैं। आइए अब हमने देखा कि इस पाठ में चंद्रा जो कि लकवाग्रस्त हो गई थी, उन्हें पक्षाघात हुआ था, जिसकी वजह से उनका जीवन कितना कष्टमयी हो गया था, कितना उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ा। तो इससे बचने का एकमात्र हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि पोलियो से एक संक्रामक रोग है जो अधिकतर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है, और यह शरीर के जिस भाग में हो जाता है उसे अपाहिज कर देता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका है कि हम पोलियो के अभियान के हर चक्र में बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं, और हमारे विद्यालय में भी ये दवा पिलाई जाती है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा बहनें गांव में घूम घूम कर भी पोलियो की दवा पिलाती हैं। तो हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इसके प्रति सबको जागरूक करें, अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोस के सभी बच्चों को, उनके मम्मी पापा को पोलियो दवा पिलाने के लिए उत्साहित करें और अवश्य पिलवाएं। आइए अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में भी जानते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। हमारे देश में कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, कैलाश सत्यार्थी और भी कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आइए बच्चों, अब हम जानें कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, यदि हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं, और भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोल देता है। इसी के साथ अब आज का कक्षा समाप्त होती है। हम बात करते हैं आपके लिए कुछ प्रश्नों की, जिसे आपको स्वयं करना है। पहला प्रश्न है कि आप किन्हीं 2 सफल दिव्यांग लोगों के बारे में चित्र सहित जानकारी एकत्र करेंगे। दूसरा है कि साहस या धैर्य से संबंधित आप किसी कविता को लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिन्होंने किसी क्षेत्र में सफलता हासिल की है, तो उनके सफलता के बारे में, उनकी दिव्यांगता के बारे में भी आप जानकारी एकत्र करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। आगे हम फिर नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार। मेरी